हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा 1872 का एक्ट है, जो हम लोग इस साथ में इस वीडियो में हम लोग इंट्रो की बात करेंगे। तो शॉर्ट टाइटल में हम लोग बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टाइटल में जो दिया हुआ है इस एक्ट की, द शॉर्ट टाइटल इज नेम ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दैट द शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल इज लाइक विच इज आउटसाइड द बेयर एक्ट, इट्स आल्सो द सेम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड इट्स एक्सटेंड टू होल इंडिया। अब देख लेते हैं इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अर्लियर इंडियन एविडेंस एक्ट extend to whole India except Jammu and Kashmir, but after State Recognition Act 2019 with effect from the 31st October 2019, but virtue of the section 94 clause 1 read with the entry 44 of table 1 fifth schedule of Jammu and Kashmir Recognition Act 2019 has been omitted. Now the operation of the act whole India including Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of the Ladakh, right? Now हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। द एक्ट इज अप्लाई टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। द एक्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ but state that this act apply to all judicial proceeding. That means अब लोग हम लोग देख लेते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। डज द सेंस इट्स ट्राई टू डिस्टिंग्विश जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2I ऑफ द CRPC. Judicial proceeding include any proceeding in the court of which evidence is or may be legally taken on oath. Okay, but in simple word it can be understood as the proceeding whose object to determine the juridical relationship between the party is judicial proceeding. Okay, इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग जुडिशियल रिलेशनशिप हम लोग समझ सकते हैं कि चैप्टर 9 एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग सेक्शन 97 ऑफ द CRPC। ये आप जुडिशियल प्रोसीडिंग इससे समझ सकते हैं। एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम देख सकते हैं एनी प्रोसीडिंग वी आर नो डिस्क्रिशन बट मैटर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट। ओके, एग्जाम्पल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एफिडेविट की। सेक्शन 3 क्लॉज 3 इन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द एफिडेविट। ओके, अगर आपको एफिडेविट की डेफिनेशन जाननी है तो आप जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का जो क्लॉज सेक्शन 3 क्लॉज 3 पढ़ सकते हैं। और एफिडेविट में बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो अफर्मेशन होता है और एक डिक्लेरेशन होता है। द एफिडेविट इंक्लूड द अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। दैट्स अबाउट द एफिडेविट। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई ऑन एफिडेविट प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। उस पर भी नहीं होता। इसमें जजमेंट भी आए हुए हैं लाइक सुधा देवी वर्सेस MP नारायण 1981। और दूसरा जो जजमेंट है, ये अभी जजमेंट आया है कि एफिडेविट एप्लीकेबल होगा या नहीं। ये अयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का जजमेंट है। इसमें भी हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि जजमेंट में क्या कहा गया है। जो अयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर डिपोनेंट कैन बी अवेलेबल फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन and opportunity is given to other party to cross examine where deponent, then affidavit can be given as evidence. एफिडेविट को एज एविडेंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी हो क्रॉस एग्जामिन करने की डिपोनेंट को। एंड द आर्बिट्रेटर, जो यह एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं होगा। द आर्बिट्रेटर इज नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस विच इज एप्लीकेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, as arbitration provide alternative dispute resolution mechanism which is save the time of the parties and rule of convenience. ये हम लोगों ने बात की बेसिकली। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड फॉर मोर you can subscribe the channel. We are coming with the more videos about it. Thanks for watching. Like, comment and share and subscribe the channel. Thank you.